आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बिलासपुर जीआरपी पुलिस की तत्परता और ईमानदारी की एक सराहनीय मिसाल सामने आई है। ट्रेन यात्रा के दौरान बैग बदल जाने की घटना में जीआरपी पुलिस ने बुजुर्ग यात्री को उनका बैग और नगद राशि जो थी वो सुरक्षित वापस दिलाकर मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया है। जानकारी के अनुसार दिनांक 7 जनवरी 2026 को ट्रेन नंबर 12070 जनशताब्दी एक्सप्रेस में सफर कर रहे 74 वर्षीय AR पिल्ले निवासी नर्मदा नगर मंगला चौक बिलासपुर ट्रेन में अपना पिट्ठू बैग भूल गए। उसी दौरान उसी ट्रेन में रायपुर से खरसिया की यात्रा कर रही 21 वर्षीय सुमन खूंटे निवासी खरसिया रायगढ़ का बैग गलती से बदल गया। जब इसकी सूचना जीआरपी थाना बिलासपुर को दी गई तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की। यात्रियों से पूछताछ और ट्रेन की जानकारी के आधार पर बैग की तत्काल तलाश की गई। जीआरपी पुलिस की सक्रियता के चलते कुछ ही समय में बुजुर्ग यात्री AR पिल्ले को उनका बैग पूरी तरह से सुरक्षित वापस कर दिया गया। बैग में रखी 50,000 की नकदी राशि भी पूरी तरह से सही सलामत दी गई। बिलासपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बिलासपुर जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जी हां, धमकी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जिला न्यायालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे परिसर को तत्काल सील कर दिया गया है और आम लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। पुलिस द्वारा चप्पे चप्पे की सघन जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचकर हर कोने की तलाशी ले रहा है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी न्यायालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों में तैनात है। किसी भी संदिग्ध वस्तु या फिर व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है। पुलिस धमकी देने वाले की पहचान और स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई है। एहतियाती तौर पर सभी आवश्यक सुरक्षा कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं। जी हां, प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। बिलासपुर जिले के सरकारी स्कूलों में शौचालय निर्माण को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश और तय समय सीमा के बावजूद आज भी सैकड़ों स्कूलों में शौचालय अधूरे हैं, जिससे बच्चों और खासकर छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल स्कूलों में शौचालय की कमी को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने 15 जून तक सभी स्कूलों में शौचालय निर्माण पूरा करने का आदेश दिया था। लेकिन हकीकत ये है कि बिलासपुर जिले के 350 स्कूलों में शौचालयों की मरम्मत और 175 स्कूलों में नए शौचालयों का निर्माण अब भी अधूरा है। कुल मिलाकर जिले के 525 स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी छात्राओं को उठानी पड़ रही है, जिन्हें आज भी खुले में या फिर झाड़ियों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये स्थिति न सिर्फ उनकी गरिमा और सुरक्षा बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बन चुकी है। शासन ने इस काम के लिए 2 करोड़ 31 लाख रुपए की स्वीकृति दी थी। आपको बता दें, RES को निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई और पहली किश्त के रूप में 1 करोड़ से अधिक राशि भी जारी कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद काम समय पर पूरा नहीं हो सका। बाद में जिम्मेदारी जिला और जनपद पंचायतों को दी गई, जहां पर पंचायत स्तर पर काम शुरू तो हुआ, लेकिन निर्माण की रफ्तार अब भी बेहद धीमी है। कई स्कूलों में पुराने शौचालय गंदगी और रखरखाव के अभाव में अनुपयोगी हो चुके हैं। ऐसा नहीं है, सभी जगह शौचालय है। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि वो उपयोग के लायक नहीं है। तो उनके लिए हमने शासन से जो राशि मिली थी उस राशि को हम कलेक्टर साहब के माध्यम से जनपद को हमने हस्तांतरित कर दिया है और निर्माण एजेंसी उस काम को कर रहे हैं। और ये स्थिति नहीं होगी कि जो उपयोग के लायक नहीं है उसको हम ना बना सके, मरम्मत ना करा सकें। सभी मरम्मत होगी। उसके बाद भी कुछ इतने राशि में यदि मान लो मरम्मत नहीं हो पाती है तो उनके लिए अलग से पंचायत विभाग की तरफ से भी जारी हो रहे हैं और लगातार काम चल रहा है। हो सकता है थोड़ा सा विलम्ब हुए हों हम, और निकट भविष्य में अच्छा कर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। एक और विभाग स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है। दीवारों पर स्लोगन लिखे जा रहे हैं, वहीं दूसरे ओर बच्चों को खुले में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारी फिलहाल सिर्फ जल्द काम पूरा करने का आश्वासन दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद आखिर कब तक
बच्चे इस लापरवाही की कीमत चुकाते रहेंगे। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। तखतपुर जनपद पंचायत में सियासी और प्रशासनिक टकराव खुलकर सामने आ गया है। सामान्य सभा की बैठक तय समय पर शुरू नहीं हो सकी और सदस्यों की अनुपस्थिति के चलते स्थगित करनी पड़ी। इस बैठक का बहिष्कार भाजपा समर्थित जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने किया, जिसके बाद जनपद स्तर पर हलचल तेज हो गई है। जनपद अध्यक्ष माधवी वस्त्रकार ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी सत्यव्रत तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सीईओ का जनपद क्षेत्र के विकास कार्यों से कोई सरोकार नहीं है। जनप्रतिनिधि और ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन अधिकारी उपलब्ध नहीं रहते और यदि मुलाकात होती भी है तो उन्हें टाल दिया जाता है। अध्यक्ष का आरोप है कि इस संबंध में पंचायत मंत्री से भी शिकायत की जा चुकी है, बावजूद इसके कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ। देखिए, लगातार बैठकों में अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा जनपद सदस्यों के और उनके मांगों की अनदेखी की जा रही थी, उनके प्रश्नों को अनदेखा किया जा रहा था, उनका मान सम्मान नहीं किया जा रहा था। तो सभी सदस्यों में, सभी जनपद सदस्यों में, सभी क्षेत्र की जनता में अधिकारी कर्मचारियों के कार्यप्रणाली को लेकर के असंतोष व्याप्त है। तो इसलिए उनका कोई काम भी नहीं हो रहा है। इसलिए उनके द्वारा सामान्य सभा का बहिष्कार किया गया है और हम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब हम अपने सदस्यों के साथ हैं उनकी मांगों के लिए, क्योंकि जनता का कोई भी काम नहीं हो पाता है। जनता दूर दराज से आती है यहाँ पर, अधिकारी कर्मचारी, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमको जवाब देना पड़ता है उनकी मांगों को लेकर के, और कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाता है। लगातार अधिकारी कर्मचारियों की अनुपस्थिति भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है सामान्य सभा का बहिष्कार करने का। जनपद पंचायत का गठन होने के बाद माननीय सदस्यों के द्वारा यहाँ बैठक में बहुत सारे एजेंडा में चर्चा होकर के कार्य को क्रियान्वयन करने के लिए विभिन्न विभाग में कार्य को करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। लेकिन माननीय सदस्य लोग जन आकांक्षा को लेकर के यहाँ बैठक में अपनी बात रखते हैं और उसकी पूर्ति जो यहाँ ज़मीनी अधिकारी हैं उन लोग नहीं कर रहे हैं। अधिकारी यहाँ तक बैठक में अपने असिस्टेंट किसी कर्मचारी को भेज देते हैं, बैठक में उपस्थित भी नहीं होते हैं। और जनपद के भी जो जानकारी है, चाहे वित्तीय स्थिति है या कोई भी यहाँ की कार्यप्रणाली है, उसकी जानकारी सभी माननीय सदस्यों को होना चाहिए। उपाध्यक्ष राकेश तिवारी ने इसे जनपद सदस्यों के अधिकारों का खुला हनन बताया है। सदस्यों का आरोप है कि आवास और राशन कार्ड जैसी योजनाओं में अनियमितताएं हो रही है और वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता का अभाव है। वहीं दूसरी ओर सीईओ सत्यव्रत तिवारी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सभी कार्य शासन के निर्देशों के अनुसार किए जा रहे हैं और सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण ही बैठक स्थगित हुई है। अब देखना होगा कि ये सियासी खींचतान किस मोड़ पर जाकर थमती है। ग्रैंड न्यूज के लिए विनय करिहार की रिपोर्ट। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों के केंद्र में है। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली और विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद के दौरान ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने पूरे एकेडमिक जगत को असहज कर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के संबोधन के दौरान मंच से वरिष्ठ कथाकार मनोज रूपड़ा से की गई टिप्पणी और उसके बाद की गई तल्ख प्रतिक्रिया अब चर्चा का विषय बन गई है। कुलपति द्वारा मंच से ही कथाकार को खरी खोटी सुनाने और कार्यक्रम से जाने का निर्देश देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन के रवैये और एकेडमिक मर्यादाओं को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं शिक्षाविद इसे दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित बताते हुए इसकी आलोचना कर रहे हैं। बिलासपुर जिले को शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी और ऐतिहासिक सौगात मिलने जा रही है। जिले में जल्द ही 10 एकड़ भूमि पर शासकीय सैनिक स्कूल खोला जाएगा। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक टीएल बैठक में इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि शासकीय सैनिक स्कूल के लिए उपयुक्त 10 एकड़ शासकीय भूमि का चिन्हांकन करने के निर्देश एसडीएम को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि रायपुर के बाद बिलासपुर प्रदेश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर है, इसलिए यहाँ शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं का विकास भविष्य की 20 से 25 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सभी निर्माण कार्यों में ठेकेदारों की सुविधा नहीं बल्कि आम जनता की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आने वाले समय में बनने वाले सरकारी भवनों की नींव
मजबूत हो ताकि भविष्य में उनका 2 से 3 मंजिल तक वर्टिकल विस्तार किया जा सके। शासकीय सैनिक स्कूल खुलने से जिले में शिक्षा का स्तर और अनुशासन दोनों ही मजबूत होंगे। इससे बच्चों में सेना के प्रति रुचि बढ़ेगी और देश सेवा के लिए प्रेरणा मिलेगी। कलेक्टर ने ये कहा कि ये सैनिक स्कूल न सिर्फ बिलासपुर बल्कि पूरे संभाग के लिए गर्व की बात होगी और जिले की पहचान को इससे नई दिशा मिलेगी। जरहाभाटा स्थित छात्रावास परिसर से सामने आ रही तस्वीरें प्रशासन की चिंता बढ़ाने वाली है। जी हां, छात्रों का आरोप है कि छात्रावास का मैदान अब पढ़ाई और खेलकूद की जगह नहीं बल्कि नशेड़ियों का ठिकाना बनता जा रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि छात्र खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। छात्रों के मुताबिक छात्रावास परिसर में स्थित मैदान का उपयोग अब बाहरी नशेड़ी खुलेआम नशा करने के लिए कर रहे हैं। जहां पहले छात्र खेल गतिविधियों में हिस्सा लेते थे, वहां अब नशे का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। नशेड़ियों की मौजूदगी के कारण छात्र मैदान में जाने से कतराने लगे हैं, जिससे न केवल उनकी शारीरिक गतिविधियां प्रभावित हो रही है बल्कि छात्रावास का माहौल भी भय के साए में आ गया है। सर, हम लोग यहाँ आदिवासी बालक छात्र जरहाभाटा मंदिर चौक बिलासपुर से आए हैं। हम जितने भी यहाँ हैं सभी छात्रावासी छात्र हैं। यहाँ हम लोग पढ़ाई लिखाई करने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ आए दिन कुछ न कुछ घटना होते रहता है हमारे छात्रावास में। बाहरी लोग यहाँ आ करके हम ठीक है, हम लोग यहाँ खेलते हैं कूदते हैं, अच्छी बात है, खेले कूदे हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों के साथ जो मारपीट दुर्व्यवहार करते हैं, हम लोग गाली गलौज करते हैं, ये हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। यहाँ नाइट में भी यहाँ शराब वगैरह गांजा वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ चलता है, पीते खाते रहते हैं। सिविल लाइन अपना थाना आता है, वहाँ भी बता चुके हैं, तो यहाँ कुछ होता नहीं है। इसलिए अभी अपने यहाँ ना अभी कार्रवाई हुआ ना, मारपीट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो सीधा डायरेक्ट हम लोग इधर उधर ना करके अपने अधीक्षक को पहले संपर्क किए। अधीक्षक को बोले कि ऐसा ऐसा बात है सर करके, तो अधीक्षक देख रहा हूँ करके बोले, तो अगर नहीं सुनाई पड़ा ना, उनका कोई रिस्पांस नहीं आया ना, तो हम लोग सीधा डायरेक्ट यहाँ। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम लोग चाहते हैं सर वहाँ बाहरी लोग का आना बंद हो जाए। छात्रों का आरोप है कि नशेड़ी केवल नशा कर परिसर में हंगामा ही नहीं करते बल्कि कई बार छात्रों के साथ मारपीट जैसी घटनाओं को भी अंजाम दे चुके हैं। इस संबंध में छात्रावास अधीक्षक को कई बार अवगत कराने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। परेशान छात्रों ने एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है और मांग की है कि छात्रावास परिसर में असामाजिक तत्वों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए ताकि छात्र सुरक्षित माहौल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ मिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में अहिरवार समाज से जुड़ा एक गंभीर विवाद सामने आया है। समाज के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपते हुए पूर्व महिला जिलाध्यक्ष पर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने, सामाजिक रीति रिवाजों के खिलाफ बयानबाजी करने और समाज के खिलाफ भ्रामक शिकायतें करने के आरोप लगाए हैं। इस मामले ने अब प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर भी हलचल बढ़ा दी है। शिकायत में बताया गया है कि अहिरवार समाज द्वारा विधिवत नियुक्त प्रदेश, जिला और महिला पदाधिकारियों के कार्यकाल के दौरान महिला जिलाध्यक्ष रही दुर्गा अहिरवार पर समाज की बैठकों में महिलाओं और पुरुषों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने, आपत्तिजनक टिप्पणी करने और विरोध करने पर विवाद व दुर्व्यवहार करने के आरोप लगे। समाज का कहना है कि लगातार अनुशासनहीनता और सामाजिक मर्यादाओं के उल्लंघन के चलते 23 नवंबर 2025 को आयोजित सामाजिक बैठक में दुर्गा अहिरवार को महिला जिलाध्यक्ष पद से हटा दिया गया, जिसकी सूचना प्रदेश और जिला स्तर तक दी जा चुकी है। हम लोग यहाँ पे कलेक्टर साहब और एसपी साहब को आवेदन देने आए हैं। हमारे समाज की एक महिला है दुर्गा अहिरवार, जो गत 1 साल से विगत हम लोग उसको अपना महिला जिलाध्यक्ष बनाए थे। हर मीटिंग में उनका एक ही वक्तव्य था, मतलब समाज से क्रिश्चियन धर्म के बारे में बात करना, वहाँ ये प्रलोभन देना, वो प्रलोभन देना। तो हम लोग हर मीटिंग में उनसे बात करते थे और हम उस पर हर बार उनको मना करते थे कि देखिए ये सब बात सामाजिक में मीटिंग में मत रखा करो। आपको अगर उनसे प्रेरणा मिलता है या उनसे आप संतुष्ट हैं तो आप कृपया उन्हीं के पास रहिए, हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तैसे हम उसको करीब साल भर तक खींचे। बाकी एक बार ऐसा हुआ भी बीच में, महीना भर पहले हम उसको समाज से उसको पद मुक्त कर दिए, मतलब जिला पद से उसको हटा दिए। वो क्या कि द्वेष में आकर के समाज से जो हमारे समाज की महिला है वो क्रिश्चियन धर्म में चली गई है, उसको पकड़ के हमारे नाम से, जिलाध्यक्ष के नाम से और जिला सचिव के नाम से कलेक्टर साहब के पास उन्होंने विज्ञापन दिया, लिखित शिकायत। इसके चलते मेरे को और अध्यक्ष को और सचिव को दोनों को वहाँ पे सिटी कोतवाली थाना में बुलाया गया। बुलाने के बाद हम लोग से वहाँ पे पूछा गया, हम लोगों ने सारी बातें उनको बता दिए
उसमें उन लोगों का लिखित शिकायत में ये था कि 60,000 का मांग कर रहे हैं। सिलोचना हिरवारकर की वो लिखी है, और एक दुर्गेश बघेल करके है, टिकरापारा का है, वो दुबे समाज की लड़की से आज से 12 साल पहले प्रेम विवाह किए हैं। एक मिनट भैया, प्रेम विवाह किए हुए हैं और 12 साल से वो कहीं और रह रहा है। समाज में उनका किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी उन्होंने एक झूठा केस लगा करके हमारे ऊपर उन्होंने कार्रवाई कराएं। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे इस बात को सुने। हमारी समाज की महिला है, दुर्गा हिरवार करके है, और क्या बोलते हैं वो, उसको हम लोग सामाजिक उसको पद भी दिए थे, महिला जिला अध्यक्ष बनाए थे। कुछ दिन चली, फिर लड़ाई झगड़ा करने लगी, फिर सब महिलाओं को धर्म परिवर्तन करने के लिए बोलने लगी। उसके बाद हम लोग मना करे कि हम लोग नहीं होंगे, धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। तो उसके बाद फिर वो हमारे जो हम पदाधिकारी हैं, हम लोग भी हैं, महिला भी है, पुरुष भी हैं, वो सबके ऊपर सिटी कोतवाली और एसपी साहब, कलेक्ट्रेट के साथ वो रिपोर्ट दर्ज कर, झूठी इल्जाम लगा के रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए। हम लोग इंसाफ चाहते हैं। जो हमारे ऊपर रिपोर्ट दर्ज हुआ है, केस हुआ है अभी सिटी कोर्ट वाली में, वो वापस हुआ जाए, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुआ जाए। बस वही क्या बोलते हैं, धर्म परिवर्तन नहीं किए तो झूठा इल्जाम लगाए हैं कि सबके समाज के कोई नियम कानून रहता है ना भैया। तो हमारी भी समाज में सहयोग राशि का रहता है, जैसे अदर कास्ट से शादी करके बेटा शादी करके ले आते हैं तो अपनी इच्छा से सहयोग राशि रहता है। तो उसको सीधा बोल दिए कि समाज के पदाधिकारी 1 लाख 1.5 लाख हमसे मांग रहे हैं करके, उसको दर्शा के आवेदन बना के एसपी साहब और सिटी कोतवाली में दे दिए। समाज के पदाधिकारियों का आरोप है कि पद से हटाए जाने के बाद दुर्गा हिरवार ने धमकी दी और कुछ व्यक्तियों को बहकाकर समाज के पदाधिकारियों के खिलाफ झूठी शिकायतें कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करवाई। वहीं समाज ने स्पष्ट किया है कि जिन व्यक्तियों का हवाला शिकायतों में दिया गया है, उनके खिलाफ कभी बहिष्कार या पैसों की मांग नहीं की गई। अब समाज ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है, ताकि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिशों पर रोक लगाई जा सके। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के नाम पर एक नई पहल शुरू की है। अब रेलवे ऐप के जरिए खरीदे जाने वाले अनारक्षित टिकटों पर यात्रियों को 3% की छूट दी जाएगी। ये सुविधा 14 जनवरी से पूरे देश में लागू होगी। रेलवे से यात्रियों के लिए राहत और सुविधा का कदम बता रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस छूट से टिकट काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतारों से राहत मिलेगी और डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा मिलेगा। रेलवे ऐप से यूपीआई, मोबाइल वॉलेट, नेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए अनारक्षित टिकट लेने पर ये 3% की छूट दी जाएगी। हालांकि ये सुविधा आर वॉलेट पर लागू नहीं होगी, लेकिन आर वॉलेट से टिकट लेने पर पहले से मिल रहा 3% बोनस कैशबैक जारी रहेगा। रेल वन ऐप से सबसे पहला जो फ़ायदा है कि आपको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। चाहे रिज़र्व टिकट हो या अनरिज़र्व टिकट हो, वो दोनों ही प्रकार के टिकट जो है रेल वन ऐप से मिल जाएगा सुविधाजनक रूप से स्मार्टफोन पर। उसके अलावा आपको बुकिंग पर 3% का डिस्काउंट है। तो अगर 100 रुपये का टिकट है तो 97 रुपीज़ में ही आपको मिल जाएगा। 5 लोग जा रहे हैं तो 15 रुपये का फ़ायदा है। इस प्रकार से अगर 100 रुपये का टिकट है तो इस प्रकार से फाइनेंशियल फ़ायदा भी है और आपको किसी भी प्रकार से आपका समय भी बचेगा। किसी भी लाइन कतार में लगने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई फिजिकल टिकट खोने का खतरा नहीं है कि मेरा टिकट खो गया। इस प्रकार से अनेकों फ़ायदा है। तो इसका पूरा लाभ जो है लेना चाहिए पैसेंजर्स को। नहीं, इसमें कहीं से कहीं का भी टिकट आप बुक कर सकते हैं। बस ये है कि आप अब ट्रेन में बैठ के नहीं कर सकते हैं। उसको जियो फेंसिंग करके रखा गया है ताकि ऐसा ना हो कि कोई चेकिंग करने आए तभी आप टिकट बना रहे हैं। वैसा नहीं है। आप स्टेशन से थोड़ी सी दूरी पे आप टिकट बना सकते हैं और टिकट बनाकर आप किसी कतार में मत लगिए। जैसे घर से निकल रहे हैं आप ट्रेन पकड़ने के लिए, उसी वक्त आप टिकट को काट लीजिए ऐप के थ्रू। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ये यात्रियों के हित में एक बड़ा कदम है या फिर रेलवे अपने व्यापार को बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है। हाल ही में रेलवे ने अनारक्षित और अन्य टिकटों की दरों में लगभग 25 रुपए से लेकर 60 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। यानी टिकटों की कीमतों में करीब 5 से लेकर 8% तक इजाफा किया गया है। इसके बाद अब 3% की छूट देकर यात्रियों को राहत देने का दावा किया जा रहा है। यात्रियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में टिकट दरें बढ़ाकर फिर मामूली सी छूट देना ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। बढ़ी हुई दरों के सामने 3% की छूट न तो जेब पर बोझ कम करती है और न ही असली राहत देती है। अब देखना ये होगा कि रेलवे की ये योजना यात्रियों को वास्तव में कितना फायदा पहुंचाती है या फिर ये सिर्फ डिजिटल भुगतान के नाम पर अपनी छवि सुधारने और कारोबार को बढ़ाने की कोशिश बनकर रह जाती है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।